हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जगत। आप देख रहे हैं टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट। ये मेरे बहुत ही अच्छे एक दोस्त भी है, और आप भैया भी बोल सकते हैं। ये अभी थर्ड ईयर में है। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये कौन है। तो भैया, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। हेलो गाइस, मेरा नाम कुणाल गर्ग और मैं करंटली थर्ड ईयर में हूँ और काफ़ी देर से मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ। मुझे कहीं से 2 से 2.5 साल हो चुके हैं फ्लटर करते हुए, और फ्लटर के साथ मैं वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ। तो आज आप सबके साथ बातचीत करेंगे डिस्कस फ्लटर के बारे में, रोड मैप, स्पेसिफिक टिप्स एंड टिक्स, कहाँ से क्या करें उसके बारे में। ठीक है। इन्होंने वैसे तो टॉपिक बोल ही दिया है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो आज हम लोग फ्लटर के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल अबाउट फ्लटर, इसका क्या फ्यूचर स्कोप है, इसका क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे जो है वो है। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चंस के पहले मैं बता देता हूँ कि जो भैया का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां पर जाके उनका चैनल भी चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इन सब टॉपिक्स के ऊपर। तो आप जाके उनका चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स हमारे चैनल आप देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपना जो सजेशन है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भैया, सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन आपसे है वो है कि अभी जो फ्लटर है इसका फ्यूचर क्या है। अगर फॉर एग्जांपल अभी जो फ्लटर है ये अभी तो बहुत ज्यादा बूमिंग है मार्केट में, और इसका आप फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं? जैसे कि फ्लटर का फ्यूचर की बात है, तो फ्लटर मतलब 2018 में आया था जैसे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्टेबल रिलीज हुआ था जैसे फ्लटर का। तब से लेके इस मार्केट में ग्रोथ हर साल बढ़ती जा रही है। और इतना प्यार इसको इसलिए मिल रहा है क्योंकि एक कोड बेस पे आपको एंड्रॉइड ऐप भी मिल रही है, iOS ऐप भी मिल रही है, और अब साथ ही में जैसा जो अब वाला अपडेट आया फ्लटर 2.0 का, ठीक है, बोलते हैं इसे, उसमें हमें वेब ऐप भी मिल रही है, स्टेबल डेस्कटॉप ऐप भी स्टेबल मिल रही है। एक कोड बेस पे 4-5 चीज़ें आपकी जेब में आ जाती हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो कंपनी न्यू है, स्टार्टअप्स न्यू है, जिन्हें वेब ऐप भी चाहिए, उन्हें मोबाइल ऐप भी चाहिए, डेस्कटॉप ऐप भी चाहिए, उनके लिए एक सबसे पिचिंग साउंड ये रहेगा कि एक बार कोड करो, ठीक है, वो कोड हर जगह यूज हो रहा है तुम्हारा। तो इसलिए इसकी मार्केटिंग कहीं रुकने वाली नहीं है, इसकी मार्केटिंग ग्रो ही करेगी ग्लोबली। अच्छा, तो आपको लगता है कि क्योंकि ये जो है इसका जो है वो सिंगल कोड बेस, और उसी से आप जितने भी अलग अलग जगह है वहां पर वो ऐप बन रहा है। फॉर एग्जांपल, आप अगर एक बार कोड लिखते हैं, उसके बाद आप अगर एक बार डार्ट लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, उसके बाद आपका जितने भी एंड्रॉइड है, iOS है, अभी तो आप बोल रहे हैं कि वेब के लिए भी आ चुका है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो भी वेब के लिए होता है, उन सब में वो अपने आप उसको ट्रांसपाइल कर रहा है। मतलब आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। मतलब वेब ऐप में क्या होता है कि जो हम डार्ट की फाइल लिखते हैं, बेसिकली डार्ट में कोड होता है, फ्लटर में मैं बता देता हूँ। हम डार्ट में यूआई बनाते हैं। डार्ट में एक और कंसेप्ट होता है आपका कि यूजर ये बटन दबाई, ये हो इनपुट फील्ड से हमें क्या करना है, ठीक। वो मतलब वेब ऐप में कन्वर्ट होती है। वो इस हिसाब से कंपाइलर्स होते हैं कि वो आपकी उस फाइल को .js में ले जाते हैं। तो जिस हिसाब से .js की जो होता है वो फ्रेंडली होता है ब्राउजर के लिए, तो ब्राउजर को .js समझ आ जाता है, तो वो JS समझ आता है, तो वो आपकी वेबसाइट में डिस्प्ले हो जाता है जो अपने ऐप में लिखा होता है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है। तो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्लटर इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेजेस है वो भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, जावा है हमारे पास एंड्रॉइड के लिए, और कॉटलिन भी है एंड्रॉइड के लिए हमारे पास, और उसके साथ हम लोग का जो iOS है उसके लिए आपके पास स्विफ्ट मिल जाएगा। अगर आप वेब, जैसे आपने कहा कि वेब अभी रिसेंटली आया है, तो वेब के लिए भी आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे। तो उन सब को छोड़ के डेवलपर्स क्यों फ्लटर पे आना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका आंसर मैंने पहले क्वेश्चन में कवर कर दिया था। मैं बताता हूँ सेपरेटली इसका। जैसे मैंने बोला था, एक कोड बेस में 2-3 चीजें आपको मिल जाती हैं अलग अलग, बट ऐप से कंपैरिजन करना चाहे तो उसका बहुत अच्छा मैं बताता हूँ उदाहरण। मान लीजिए आपने एक वेब ऐप बनाना स्टार्ट किया, जैसे बोल रहे रिएक्ट में लगा लो, नोड में, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस में, जिसमें भी लगा लो। आपने वेब के लिए बनाना स्टार्ट किया, आपने वेब के लिए एक अलग टीम हायर किया, उसको बोला वेब पे काम कीजिए आप, ठीक है। फिर आपने एक ऐप के लिए अलग टीम हायर किया, उसको बोला ऐप पे काम कीजिए। तो आपको 2 टीम हायर करने पड़ गए इसके लिए कि काम एक ही होना है आपको। एट लास्ट एंड रिजल्ट क्या होना है कि आपको एक वेब ऐप चाहिए और एक एंड्रॉइड ऐप या iOS ऐप, जो भी आपकी ऐप हो वो चाहिए, ठीक है। बट आपको 2 टीम हायर करने पड़े, और जबकि बजट आपका एक टीम का हो। एग्जांपल स्टार्टअप की लेते हैं। स्टार्टअप में स्टार्टिंग में बजट बहुत कम होते हैं, इन्वेस्टर्स के बजट थोड़े होते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि हायर पेडिंग स्टार्टअप्स होते हैं, वो भी थोड़ा स्टार्टिंग में देख के चलते हैं।
तो हाँ हाँ वो तो है ऑफकोर्स। अगर दो और उसके साथ हम लोग अगर इंडियन सिनेरियो को कंपेयर करें, क्योंकि इंडिया में तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो बजट का तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। ठीक 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 समझे। तो फिर आप 2 डेवलपर्स का पे क्यों करें, जब आप एक डेवलपर एक बार की कोड करेगा, वो भी 2 बार कोड नहीं करेगा, वो भी एक बार कोड करेगा, बट आपको 2 चीजें मिल रही हैं। तो बूम बूम इसके साथ जा रहा है मार्केट में। ठीक ठीक ठीक। तो अभी अगर मैं कंपेयर करूं जो फ्लटर है, इसको अगर मैं कंपेयर करूं इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास हो जाता है रिएक्ट नेटिव, जो कि एक बहुत ही अच्छा रिएक्ट जेएस के ऊपर एक रैपर है जिससे आप डेस्कटॉप एप्स बना सकते हैं। और उसके डेस्कटॉप एप्स नहीं, फॉर एग्जाम्पल जो आपका एंड्रॉइड या फिर iOS एप्स। और उसके बाद हो जाता है आपका Xamarin Forms, जो कि एक सी शार्प का एक मॉड्यूल आप बोल सकते हैं, वो है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में, या फिर और भी बहुत सारे हैं, अभी मेरे को नाम शायद उतने याद नहीं है, लेकिन इन सब के कंपैरिजन में क्यों आपको लगता है कि फ्लटर ज्यादा ग्रो करेगा फ्यूचर में, और इन सब का ग्रो करने का प्रोस्पेक्ट आपको क्या लगता है इन कंपैरिजन टू फ्लटर? मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में रिएक्ट सीख लिया था, तो अभी मैंने ऐप डेवलपमेंट में सिर्फ थोड़ा गया था, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था, मुझे फ्लटर नाम की कोई चीज मिल गई। ठीक है, मैं फिर बोला कि चलो फ्लटर को स्टार्ट करते एक्सप्लोर करना। बट जो कि ज्यादातर जो इंसान को आज के दिन में रिएक्ट आता है, वो रिएक्ट नेटिव में शायद विद इन डे शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि वो भी जावास्क्रिप्ट है, वो भी जावास्क्रिप्ट है, और कुछ टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आपको कुछ एसडीके और मॉड्यूल्स की बात करनी है और आप रिएक्ट नेटिव में आ जाएंगे। ठीक है, बट रिएक्ट नेटिव को छोड़ के मैं फ्लटर में इसलिए भागा क्योंकि फ्लटर में ना मुझे बहुत सारी चीजें आसान मिली। एक तो मुझे कोड बेस जल्दी समझ आ गया, फ्लटर में जो लिखते हैं मुझे बहुत जल्दी मजा आया लिखने में, क्योंकि इजी सिंटैक्स है। अगर आप कंपैरिजन करो, जैसे जावा में ES6 यूज होते हैं, ES7 ES8 यूज होते हैं, ठीक है, सिंटैक्स में। तो फ्लटर में डार्ट में सिंटैक्स बहुत इजी कर दिया है। कम्युनिटी में मुझे फ्लटर की कम्युनिटी से बहुत ज्यादा लगाव है। मतलब क्या करती है कि वो हर बार सिंटैक्स को छोटा कर देती है। तो जिन लोगों ने डार्ट सीख रखा होगा उन्हें मालूम होगा कि कैसे कंस्ट्रक्टर को मेक लाइन में खत्म करते हैं। वरना C++ जावा में हम जब कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, हमें कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं। वो यहाँ पे जरूरत नहीं होती, तो खुद एक लाइन में कंस्ट्रक्टर लिखो, वो पता लग जाता है। तो इसलिए इसकी ईजिबिलिटी और यूजेबिलिटी के कारण ये कहीं ना कहीं हावी हो गया मार्केट में। और दूसरा ये रहा इसका सिनेरियो, नेटिव से इसलिए जीत गया। और रिएक्ट नेटिव की बात करें और आप Xamarin की, आइकॉनिक की बात करें, बहुत से फ्रेमवर्क मार्केट में पड़े हैं, उनसे जीत रहा है, उनसे स्पीड में जीत रहा है। ये लिटिल बिट फास्ट स्पीड मिलती है, उनसे स्पीड जीत रहा है। जब आपका कोड बेस ऐप का बड़ा हो जाता है, जब आपकी फाइल्स बढ़ जाती हैं, तब कहीं ना कहीं ये फ्लटर आपको दिखाता है अपना जलवा, बोलता है मैं अब आपसे आगे जा रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेटर बनाएंगे, मतलब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे हैं मैं कैलकुलेटर बना के देख लेता हूँ, भाई कैलकुलेटर बनाएंगे ना आप ऐप का, जो रेक्ट में बना ले, उसमें बना ले, फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। नहीं फर्क, एक आधी फाइल का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ेंगी ना, कोड बेस बढ़ेगा, कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी ऐप की, तब जाके बात करेंगे हम आपके साथ फ्लटर की स्पीड की। बस यही फ्लटर वाले भी बोलते हैं कि स्पीड हमारी बढ़ जाती है। आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं मीडियम पे भी। हाँ वो वही है। मतलब वैसे ये चीज है ना, ये बिगिनर्स को उतना समझ में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल बिगिनर्स कभी कभी सोचते हैं कि पाइथन में तो हम लोग को प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ रहा है, और जावा में उसी को हम लोग को 7 लाइन में लिखना पड़ रहा है, और बहुत सारा कोड लिखना पड़ रहा है। लेकिन उन लोग को ये चीज समझ में नहीं आता है कि बहुत ज्यादा जब बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है ना, तब पाइथन उतना हेल्प नहीं करता है। जैसे कि मेरा ये चैनल है, इसमें मैं जनरली पाइथन के बारे में ज्यादा बात करता हूँ, और मुझे पाइथन से बहुत ज्यादा लगा हुआ है। लेकिन उसका हम लोग को इसका डिसएडवांटेज है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ना पहले बिगिनर्स को समझ में नहीं आता है, लेकिन बाद में जब वो करने जाता है तब उसको समझ में आता है कि भाई मेरे को पहले वो चीज सीख लेना चाहिए था, अभी सीखने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। इस चीज का एक रियल लाइफ एग्जांपल ये भी है कि अगर आपके पास कार है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ये इतने व्हीकल बनाने की क्या जरूरत पड़ी जब काम एक व्हीकल से भी हो सकता है। आप लोग कुछ ये सोच रहे होंगे, बट कार में सिर्फ आप लोडिंग नहीं कर सकते, उसे ट्रक में लोडिंग की जाती है। कार में हम सिर्फ पैसेंजिंग करते हैं, वन वे टू अनदर, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से लैंग्वेज का चक्कर है। जावा पाइथन अपना अपना काम संभाल रही है, कोई डेस्कटॉप पे संभाल रही है, कोई यूआई में नीचे जाके संभाल रही है, कोई बैकएंड्स पे काम कर रही है, जेंगो टाइप्स, मतलब समझ रहे हैं ना। तो सब लैंग्वेज का अपना अपना प्री डिफाइंड वर्क है जिसमें उन्हें हराना मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये ऐसा रहता है। ऑफ कोर्स ये चीज है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई होता है ना, उन लोगों को मतलब प्यार हो जाता है एक लैंग्वेज से। फॉर एग्जांपल कोई पाइथन सीखता है तो उसको पाइथन से प्यार हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो अभी सोचने लगेगा कि मेरे को एंड्रॉइड एप्स भी पाइथन से ही बनाने हैं। अभी एंड्रॉइड एप्स पाइथन से बनाने के लिए कुछ मॉड्यूल्स होता है, जैसे कीवी नाम का एक मॉड्यूल होता है, उससे आप एंड्रॉइड एप्स पाइथन में भी बना सकते हैं। लेकिन पाइथन उस चीज में स्पेशलाइज ही नहीं करता, ये वो लोग समझ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ऑफ कोर्स। तो अभी यार नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि फ्लटर में काम करने के लिए जो नेटिव लैंग्वेज है उसका थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है या फिर नहीं है? क्योंकि मैंने जितना सुना है कि बहुत बार क्या होता है कि फ्लटर में काम करते करते क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्लटर में तो ज्यादा काम नहीं किया हूँ, मैं रिएक्ट नेटिव में ज्यादा काम किया हूँ। तो मैं आपको एक रिएक्ट नेटिव का एग्जांपल दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बहुत बार जब आपको रिएक्ट नेटिव ऐप बनाना पड़ता है और उसमें आपको परमिशंस लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप एक ऐप है जिसमें आपका कैमरा का परमिशन चाहिए एंड्रॉइड में, तो उसके लिए आपका जो जो आपका मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल है उसमें जाकर आपको एडिट करना पड़ता है एक लाइन, उसके बाद आप रिएक्ट नेटिव कैमरा से काम कर सकते हैं। सो ये चीजें मतलब आपको क्या लगता है कि ये चीज सिर्फ रिएक्ट नेटिव के साथ ही है या फिर फ्लटर के साथ भी है ऐसा? ये आप थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करिए हमारे ऑडियंस को। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें फ्लटर में भी है, हमें कुछ कुछ परमिशंस एक्सएमएल फाइल में देनी पड़ती है, एंड्रॉइड मैनिफेस्टो फाइल बोलते हैं उसे, उसमें हमें देनी पड़ती है। हाँ, जैसे iOS के लिए हमें स्विफ्ट नाम के फोल्डर में जाके थोड़ी सी देनी पड़ती है, ठीक है उसमें। बट एक और बात मैं बता देता हूँ कि लगभग जितने आजकल पैकेजेस आ रहे हैं, प्लगइन्स आ रहे हैं फ्लटर के, बहुत लोगों ने जावा में लिख दिए हैं। जावा के कोर फीचर्स को यूज करके प्लगइन्स बना के फ्लटर में इंपोर्ट करके लिख रहे हैं। जब आप जावा में पहले लिख चुके हो ना, वो शायद डिपेंडेंसी कंपाइल्ड हो गई है, तो आपको प्लगइन इंपोर्ट करने के बाद शायद ये दिक्कत नहीं रहती। मैंने कुछ कुछ चीजें आजकल यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे एक्सएमएल फाइल खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो खुद ही ऑटोमेटिकली कॉल हो रही है। और अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जांपल नोड.जेएस में होता है, आप जब भी एक मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने आप जो फाइल है उसमें ऐड हो जाता है कि ये डिपेंडेंसी आपका ऐड हुआ है। बस आपको वैसे ही वो नोड में रिक्वायर करना पड़ता है मॉड्यूल को, आप एक बार रिक्वायर कर लेते हैं, वो शायद नोड कोड में काम आता रहता है नीचे तक ना ऑटोमेटिकली, तो वैसे समझ सकते हैं। और सिंटैक्स की बात की जाए तो मैं तो बोलता हूँ, अगर आपको जावा C++ में उप्स आता है, ठीक है, डार्ट आपके लिए खत्म है स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि डार्ट भी एक उप्स लैंग्वेज पे बना बिल्ड, बिल्कुल सारे प्रिंसिपल वही फॉलो करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली। तो अगर पुराना लैंग्वेज आता है तो नई लैंग्वेज में आने से आपको मजा ही आएगा, बस इसमें थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क पड़ता है, बस जस्ट थोड़ा सा सिंटैक्स का फर्क। वही तो चीजें वैसे वही होता है। फॉर एग्जांपल एक मैं सबको जो भी मेरे दोस्त है या फिर जो भी मेरे से जानना चाहते हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट करने में कितना टेंशन होता है, ये अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं उनको यही एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल तू एक गाड़ी चला रहा है, तो तू अगर गाड़ी चलाना एक बार सीख जाता है तो ये नहीं मैटर करता है कि तू कौन सा गाड़ी चला रहा है, तेरा जो बेसिक कंट्रोल्स है वो तेरा सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल इसमें शायद तेरा ब्रेक या फिर तेरा एक्सीलरेटर कुछ दूसरे जगह पे रह सकता है, तेरे पैर को शायद किसी दूसरे जगह पे तेरे को ले जाना पड़ेगा, थोड़ा सा तेरे को कुछ चेंजेस इसमें मिलेंगे, कुछ सिंटैक्स के चेंजेस मिलेंगे, या फिर अगर उसमें कुछ एक्सक्लूसिव मॉड्यूल्स है, कुछ एक्सक्लूसिव हेडर फाइल्स है, ये सारी चीजों को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो आपका डीएसए का कोर कॉन्सेप्ट्स होता है, वो सारी लैंग्वेज में एक ही होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक लैंग्वेज सीखते हैं तो दूसरा लैंग्वेज भी सीखने के लिए आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना आपको फर्स्ट लैंग्वेज सीखने में लगा है, ये कभी भी नहीं होता है। बिल्कुल। और जो कोर कंसेप्ट्स होते हैं वो कभी किसी लैंग्वेज पे बिल्ड नहीं होते, वो कोर कंसेप्ट्स होते हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, बस यही होता है। ऑफ कोर्स कोर कंसेप्ट कोई लैंग्वेज नहीं बिल्ड करती, हम लैंग्वेज से कोर कंसेप्ट को बिल्ड करते हैं, कोर कंसेप्ट लैंग्वेज पे बिल्ड नहीं होते, बस ये डिफरेंस याद रखना, तो तुम्हारा काम आधा हो जाता है। वही लूप्स होते हैं उसमें, वही लूप्स पाइथन में, वही जावा में लूप्स हैं, वही C++ में, डार्ट में सेम लूप्स हैं हर जगह। ऑफ कोर्स। और अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन शायद होगा ये, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि फ्लटर में फॉर एग्जांपल जब भी आप एक ऐप को बिल्ड करते हैं और आप जिसने भी फॉर एग्जांपल आप अगर रिएक्ट नेटिव में अगर आपने थोड़ा सा भी काम किया है, तो रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर, इन सब में आपने बोला कि वो स्पीड में जीतता है कंपेयर टू अदर जो भी आपका हाइब्रिड फ्रेमवर्क्स है। तो आपको क्यों लगता है कि फ्लटर में स्पीड आपका कम लगता है, मतलब क्यों है ऐसा? फ्लटर में स्पीड ज्यादा क्यों है? नहीं, कम क्यों है, मतलब आपका जो ग्रेडल बिल्ड वगैरह उन सब चीजों में टाइम क्यों कम लगता है उसमें, और इसमें टाइम क्यों ज्यादा लगता है? मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्रेडल बिल्ड तो अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब कोड बेस बड़ा होता है ना, तो ये इस हिसाब से काम बना हुआ फ्लटर का जो कंपाइलेशन होता है,
ये फाइल को खुद बर खुद कंप्रेस करता है, तो फटाफट जाता है। शायद आप लोगों में से आधे लोगों ने शायद उस ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे इनलाइन फंक्शन यूज करते हैं हम फ्लटर C++ में, इनलाइन फंक्शन आपका शब्द होता है। कंपाइलर की मर्जी है कि वो चाहे फंक्शन को इनलाइन बना के यूज करे, चाहे उसको बारी बारी कॉल करे, वो उस कंपाइलर की डिपेंड करता है कि उसको कैसे यूज करना है, ठीक है ना। वो हम उसमें कुछ नहीं बोलते, हम बस उसको कमांड दे सकते हैं, भाई इसको इनलाइन यूज कर लो। वैसे कुछ इसमें हिसाब लगा सकते हो कि फ्लटर जब हम कोड कर रहे हैं ना, ये कंपैक्टेबल कोड होता है, काफी ज्यादा सिंटैक्स इतना अच्छा है, सिंटैक्स शॉर्ट सिंटैक्स है ना, तो वो कहीं ना कहीं रीडेबिलिटी कंपाइलर से पहले बनी हुई आधे से ज्यादा, तो आपका फटाफट चलता है। इसलिए शायद फ्लटर में हॉट रिलोड नाम की चीज आ चुकी है, सबको पता होगा। फ्लटर में हॉट रिलोड होता है, छोटा सा बटन दबाओ, विद इन सेकंड्स, 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं और आपका यूआई सब कुछ अपडेट हो जाता है दोबारा। तो इसी वजह से फ्लटर आगे जा रहा है सबसे। तो मैं फिर बताता हूँ कि छोटी ऐप्स में नहीं पता लगता। जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं मीडियम में, आप देख सकते हो या वैसे सर्च कर सकते हो, फ्लटर वर्चुअल एक्टिविटी, सबका ये मानना है कि स्पीडी में थोड़ा अपग्रेड मिलता है और बाकी यूआई फास्ट बन जाता है। बाकी एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, बट आप जैसे आपका इच्छा करें आप मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ऑफ कोर्स, फॉर एग्जांपल कोई अगर पहले से ही रिएक्ट जेएस में काम कर रहा है, तो वो अगर इसमें काम करेगा तो उसको पहले से JSX यूज करना आएगा, उसके बाद उसको सब कुछ पहले से ही आएगा ना, तो वो मतलब उसके लिए यहाँ पर शिफ्ट करना उसके लिए ज्यादा आसान रहेगा और फ्लटर में उसके लिए शिफ्ट करना ज्यादा टफ रहेगा। इन द अदर हैंड, फॉर एग्जांपल कोई अगर है जिसको जावा आता है, C++ आता है और वो डेवलपमेंट में जाना चाहता है, वो ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहता है डायरेक्टली, और उसको वेब डेवलपमेंट उतना नहीं आता है, तो उसके लिए फ्लटर इजी होगा। मतलब यही चीज है कि कोई भी चीज बहुत अच्छा या फिर कोई भी चीज बहुत बुरा नहीं होता है, सबके अपने अपने फायदे और नुकसान है, लेकिन मतलब आपको उसी में जाना चाहिए जिसमें आपको ज्यादा आसान होगा जाने में, यही चीज है ना। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो ठीक है भैया, शायद मेरे पास और अभी क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन बाद में शायद फिर से हम कोलैब करें और आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज और हमारे ऑडियंस को दे, थोड़ा सा नॉलेज मैं भी अपना बढ़ाऊंगा बाद में। लेकिन आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लास्ट में कुछ मैसेज आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। सो गाइज, आई होप सबको मजा आया होगा वीडियो को देख के पूरा। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बताना क्या कर रहे हो तुम आजकल, क्या सीख रहे हो। और हाँ, अगर आप लोगों को फ्लटर सीखना है तो बेसिकली रोड मैप मेरे चैनल पे पड़ा, देख लेना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फटाक से विजिट किया करो, मजे मारा करो। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ऑसम रहो यार। थैंक यू फॉर हैविंग माय चैनल यार, थैंक यू। यार ठीक है, कोई बात नहीं, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।